नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। आज हम देखेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको इसके अंदर मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्वाध्याय में निरंतर व्यस्त होंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस सीरीज का आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियां क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी गतियां देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी जैसा हमें पता है कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हमें देखने को मिलती हैं। एक तो पृथ्वी कौन सी, पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी एक अक्ष पर घूमती है और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो अक्ष पर घूमती है उसे परिभ्रमण क्या कहा जाता है, परिभ्रमण। और जो परिक्रमा करती है उसे परिक्रमण। अब इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर क्या देखने को मिलता है। ये तो पृथ्वी अपने अक्ष है, ये वाला जो अक्ष है उस पर क्या कर रही है, घूम रही है। क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। यहां पर क्या होता है, जो सूर्य है, जैसे ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अपने निश्चित परिक्रमा पथ पर क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब सिंपल सा परिभ्रमण, परिभ्रमण जब हम एक ही जगह पर चक्कर लगा देते हैं उसे परिभ्रमण कहा जाता है। और जब हम चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसे परिक्रमण। जैसे कभी तुम मंदिर में गए हो, मंदिर में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परिक्रमा। क्या करते हैं, परिक्रमा। तो वही है, पृथ्वी भी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा। उसे किस नाम से जाना जाता है, परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो हम अभी किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, गतियों के बारे में। और गतियां भी किसकी, पृथ्वी की। किसकी गतियों के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में। एक सेकंड, ओके। तो हम पृथ्वी की गतियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है परिभ्रमण। अपनी जगह पर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है। वहीं सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। जब हम मंदिर जाते हैं, जगह पर खड़े होकर लगाते हैं, यानी कि जो जगह पर गोल गोल घूमते हैं उसे हम परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। और जबकि हम चारों मंदिर के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण के नाम से जानते हैं। आगे हम इन दोनों गतियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि परिभ्रमण से कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और परिक्रमण से कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है पृथ्वी की गतियों के संबंध के बारे में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह स्थिति क्या कहलाती है, तो परिभ्रमण। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है वह स्थिति क्या कहलाती है, परिक्रमण। याद रखना, परिक्रमण और परिभ्रमण। जगह पर घूमती है परिभ्रमण, और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो हम इन दोनों स्थितियों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अब इनसे कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब अक्ष पर घूमती है तो कौन सी स्थितियां उत्पन्न होंगी उनके बारे में। जब सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं तो इससे कौन सी स्थितियां, प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। आज उन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में। जैसे कि मैंने बता दिया पृथ्वी की गतियों के बारे में हम कौन कौन सी गतियों का अध्ययन करेंगे। पहली का अध्ययन करेंगे हम परिभ्रमण। किसके बारे में, परिभ्रमण के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे हम परिक्रमण। पृथ्वी की दो गतियां हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण।
परिक्रमण क्या है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी परिभ्रमण के नाम से, यानी कि स्वयं चक्कर लगाती है। और जब सूर्य के चारों तरफ निश्चित परिक्रमा पथ पर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो इस स्थिति को क्या नाम दिया जाता है? इस स्थिति को नाम दिया जाता है हमारी परिक्रमण। अब परिक्रमण में कौन कौन सी स्थितियां देखने को मिलती हैं और परिभ्रमण में कौन सी स्थितियां देखने को मिलती हैं और परिक्रमण में कौन सी स्थितियां देखने को मिलती है? अब जैसे परिक्रमा थोड़ी लंबी होती है, परिक्रमा क्या होती है? थोड़ी लंबी होती है। और परिभ्रमण यानी कि जो हम जगह पर घूमते हैं वो क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है। तो इसमें क्या हो जाता है? जैसे अब पृथ्वी एक दिन में 24 घंटे में अपना चक्र पूर्ण कर लेती है, तो इससे क्या बनेंगे? सबसे पहले दिन रात। क्या बनेंगे? दिन रात। दिन रात का निर्माण होगा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यहाँ पे हमारा सूर्य विद्यमान है, सूर्य विद्यमान है। बिल्कुल आसानी से समझते जाइए एक एक चीज को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पुनः इस टॉपिक को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ यह है कि आपको बहुत ध्यान के साथ में इस वीडियो को पूरा सुनना है और देखना है। ये सूर्य है, ये सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर पड़ी तो यहाँ पर क्या हो गया? दिन। क्या हो गया? दिन। जब पृथ्वी घूमते वापस इधर आ जाएगा ये सूर्य, तो इधर दिन हो जाएगा, इधर ये दिन होगा, जब इधर क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। और जब ये स्थिति इधर घूम के आएगी तो फिर इधर दिन होगा और फिर क्या होगा? इधर रात होगी। एक बार पुनः समझते हैं। सूर्य, पृथ्वी का ये वाला हिस्सा आगे था, यहाँ पे दिन है, इस वाले में रात है। जब यही स्थिति वापस दोहरा के यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हो जाएगी नाइट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डे। यानी पृथ्वी जब घूमेगी इधर से तो ये वाला क्षेत्र है वो आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे आ जाएगा। यानी पृथ्वी जब यहाँ से घूमना शुरू करती है, जैसे यहाँ पर दिन है, एक सेकंड इसको लगा ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे अभी दिन है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पर दिन है, दिन ऐसे यहाँ पर पृथ्वी के सामने बिल्कुल, तो यहाँ पर तो दिन हो जाएगा और इसके जो विपरीत वाला भाग है वहाँ पर रात। अब जैसे ये घूमता जाएगा, जैसे ये इधर से इधर को घूमेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर से पुनः यहाँ पर दिन आ जाएगा और इधर वाले क्षेत्र में रात आ जाएगी। वही है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर जब निश्चित परिक्रमा करती है या निश्चित घूमती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम परिभ्रमण के नाम से। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण। परिभ्रमण के पहले से सबसे पहला प्रभाव क्या देखा जाता है? कि इससे दिन रात का बनना होता है। अब दिन रात बने, जैसे ही पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो चक्कर रोटेशन के साथ में क्या हो रहा है? जो बीच वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखा वाला, वो तो क्या हो रहा है? चौड़ा हो गया। और जो ध्रुवों वाला क्षेत्र है वो क्या हो गया? चपटा हो गया। यानी इसकी वजह से क्या हुआ? ध्रुवों का चपटा होना। ध्रुवों से क्या हो गया? थोड़ी सी चपटी हो गई। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से थोड़ी सी चपटी हो गई। क्या हो गई? चपटी हो गई और इधर वाला क्षेत्र उबार आ गया, क्योंकि ये निरंतर इस दिशा में वेग कर रही है और इसकी जो वेग की स्पीड है वो भूमध्य रेखा पर अलग देखने को मिलती है हमें और 45 डिग्री अलग पर देखने को मिलती है और ध्रुवों पर हमें अलग देखने को मिलती है। ये तो था हमारी परिभ्रमण के बारे में। अब आगे परिक्रमण के बारे में। परिक्रमण में कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं? परिक्रमा एक लंबी परिक्रमा है। क्या है? लंबी परिक्रमा है। इस लंबी परिक्रमा में क्या देखने को मिलता है? तो इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि यहाँ है सूर्य, यहाँ है पृथ्वी। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 3 महीने का समय लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने का समय लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने का, यानी कि लंबा गैप इन दोनों के मध्य हो जाता है, एक लंबा अंतराल हो जाता है। इससे क्या होता है? ऋतुओं का बनना। क्या होता है? सबसे पहला प्रभाव क्या देखने को मिलता है हमें? इससे ऋतुओं का बनना हमें पहला प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा इस स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी स्थिति बनती है? अपसौर की, यानी पृथ्वी सबसे दूर होती है। क्या होती है? पृथ्वी सबसे दूर होती है और यहाँ पर क्या है? पृथ्वी सबसे नजदीक है उपसौर को। तो इससे कौन कौन से प्रभाव हुए? ऋतुओं का बनना और अपसौर उपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। किससे? परिक्रमण से। वापस
परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। परिभ्रमण के प्रभाव हैं दिन रात का बनना, ध्रुवों से चपटा होना। और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पर पथ पर ये अपने चक्कर लगा रही है। इसकी वजह से सर्वप्रथम देखने को मिलता है ऋतुओं का निर्माण, कि ऋतुओं का निर्माण कैसे हुआ था। और उपसौर और अपसौर की स्थिति इसमें हमें देखने को मिलती है। उपसौर और अपसौर, अपसौर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है और उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक स्थित होती है। ये तो जाना था हमने परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में। अब इनको और अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, नहीं आया होगा तो मैं एक बार और पुनः रिकॉल करा दूंगा आपको बाद में, जब तक आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला परिभ्रमण, अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूमना परिभ्रमण कहलाता है। किस पर? अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है वो क्या नाम से जाना जाता है? परिभ्रमण के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर गति, जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर कितनी पाई जाती है? 1600 किलोमीटर पर हावर। कितनी? 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। और 45 डिग्री अक्षांश, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम 45 डिग्री अक्षांश पर, तो ये स्पीड कम हो जाती है 1120 किलोमीटर पर हावर। कितनी हो जाती है? 1120 किलोमीटर पर हावर। तो पृथ्वी का ये इसका अक्ष है, क्या है? लिख देता हूं मैं, अक्ष। ये हमारी पृथ्वी है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 1600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूमती है। वहीं 45 डिग्री अक्षांशों पर इसकी स्पीड हो जाती है 1120 किलोमीटर पर घंटा। अब इसका घूमना किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है। तो ये किधर की ओर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी है वो कैसे घूम रही है? ये हमारा पश्चिम है तो यहाँ से ऐसे घूम रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसी वजह से जो सूर्य होता है हमें पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अपने अक्ष पर घूमना, भूमध्य रेखा पर 1600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूमती है। 45 डिग्री पर ये 1120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से घूमती है। और ये घूमती किस दिशा में है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। याद रखना, 1600 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, 1120 किलोमीटर 45 डिग्री अक्षांश पर, और अपने अक्ष पर घूमती है। अब इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं? तो हमें देखने को मिलता है इसके प्रभाव की, ये परिभ्रमण में क्या क्या होता है। तो पहला होता है दिन रात का बनना। दिन रात किसकी वजह से बनते हैं? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण। ध्रुवों पर चपटा होना किसके कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण। समुद्री ज्वार का आना किसके कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण। क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति 1600 किलोमीटर पर हावर, 45 डिग्री पर 1120 किलोमीटर प्रति हावर। परिभ्रमण गति में दिन या परिभ्रमण आपको दे देगा। परिभ्रमण गति में कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए दिन रात का बनना, ऑप्शन बी ध्रुवों पर चपटा होना, ऑप्शन सी समुद्री ज्वार का आना, ऑप्शन डी ऋतुओं का बनना। तो अब इनमें से बताइए कि कौन सा गलत है। तो ऋतुओं का बनना परिभ्रमण की वजह से नहीं होता, वो परिक्रमण की वजह से देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अपने अक्ष पर घूमेगी 1600 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, 1600 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर घूमेगी और 45 डिग्री अक्षांश पर 1120 किलोमीटर पर घूमेगी। अपने अक्ष पर घूमती है और इसमें किधर को घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है। पहला दिन रात बनेंगे किसकी वजह से? परिभ्रमण की वजह से। ध्रुवों पर चपटी होगी किसकी वजह से? परिभ्रमण की वजह से। समुद्री ज्वार आएगा किसकी वजह से? परिभ्रमण गति की वजह से। ये तो था हमारी परिभ्रमण गति। उम्मीद करता हूं कि आपको ये परिभ्रमण अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम परिक्रमण की तरफ। अब परिक्रमण गति में क्या होता है? परिक्रमण में परिक्रमा करना, सूर्य की परिक्रमा करना। ये सूर्य और ये इसका दीर्घ वृत्ताकार पथ है और ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ये भी किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। यहां से इधर की तरफ घूम रही है।
तो आगे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण। अब इसकी जो गति होती है, सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है, इस दिशा में जो घूम रही है, उसकी गति कितनी होती है? उसकी गति होती है 1,00,000 किलोमीटर पर घंटा और या 29.6 सेकेंड किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा लगाती है और जब ये चक्कर लगाती है तो परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। बता दिया घूमेगी किधर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। आगे अब इसके प्रभाव क्या क्या है? हमने परिभ्रमण के पढ़ लिए, दिन रात का बनना, ध्रुवों से चपटा होना और समुद्री ज्वार का आना। परिक्रमण के क्या क्या प्रभाव हैं? तो सबसे पहला ऋतुओं का बनना। यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 महीने का समय लग जाता है, 4 महीने का समय लग जाता है। तो इस दिशा में क्या बनते हैं? यहाँ पर बन जाती हैं ऋतुएं। क्या बन जाती हैं? ऋतुएं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या है? ऋतुओं का बनना। दूसरा अपसौर उपसौर, ये स्थिति अपसौर के नाम से जानी जाती है, ये उपसौर के नाम से। जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर पृथ्वी उपस्थित होती है उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। सूर्य के सर्वाधिक पृथ्वी जब नजदीक होती है उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में प्रमुख तिथियों का बनना। इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रमुख तिथियों का बनना। इनमें कौन कौन सी हैं? 21 मार्च, दूसरी 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून। अब इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि 21 सितंबर को सूर्य कहाँ पर स्थित होता है, 23 को कहाँ पर स्थित होता है, 22 को कहाँ और 21 को कहाँ पर स्थित होता है। तो ये हमारा ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। ये हमारी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा 21 मार्च। चलो आगे समझा देता हूँ मैं आपको। पृथ्वी है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, इस पर 21 मार्च को जो सूर्य होता है वो क्या करता है? सीधा चमकता है। कहाँ पर चमकता है? तो कहाँ चमकता है? सीधा भूमध्य रेखा पर। कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पर। जब 21 मार्च को सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है तो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जो दिन रात की अवधि होती है, दिन रात की अवधि जो होती है वो क्या होती है? समान पाई जाती है। दिन रात होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? समान पाए जाते हैं। दिन भी समान होंगे, रात भी समान होगी। जितनी सूरज इधर पड़ेगा उतना सूरज इधर देखने को मिलेगा। यानी दिन रात की अवधि जो होती है वो क्या होती है? समान देखने को मिलती है। किस परिस्थिति में? जब सूर्य कहाँ पर चमकेगा? 21 मार्च को जब भूमध्य रेखा पर चमकेगा। अब भूमध्य रेखा से 21 मार्च से जोड़िए 3 महीने। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून। कितना? 3 प्लस करते ही मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून। अब जून तक ये कहाँ पहुंच जाता है? ये कितनी है? 23.5 डिग्री। कितनी है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब 23.5 पर ये सूरज है, यहां से उठ करके यहां आ जाता है। कहाँ आ जाता है? कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर आने में उसे कितना टाइम लगा? इससे 3 महीने लगे। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून। कितना लगा? जून, यानी कि 3 महीने। तो 21 जून को कहाँ गया? वापस कर्क रेखा पर। अब इस स्थिति में क्या होता है? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पहुंचता है 21 जून को सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। अब क्या होता है? यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा पर दिखाई देता है। इसलिए जो दिन होते हैं उत्तरी गोलार्ध के जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े। यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछा जाता है तो कौन सा है? 21 जून का। वहीं सबसे छोटी रात, अब जब सबसे बड़ा दिन होगा तो क्या होगा? सबसे छोटी रात होगी। तो जो रात होगी वो कौन सी होगी? रात होगी सबसे छोटी। दिन 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और रात जो होती है सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। अब 21 जून को कर्क रेखा पर चमक गया, इसके बाद में वापस आते हैं हम। वापस 3 महीने जोड़िए। जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितना करना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी कि आपको कुछ नहीं करना।
21 यहाँ पर याद रखना मार्च, क्या याद रखना है, मार्च। मार्च से 3 महीने ऊपर गए तो कहाँ पहुँचे हम, जून के ऊपर, कहाँ पहुँचे, जून पर, 21 जून को। अब वापस 3 महीने जोड़े, वापस 3 महीने के बाद में जून से जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर को हम वापस कहाँ पर आ गए, भूमध्य रेखा पर। अब ये याद रखना है सभी में 21 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, ये सितंबर को क्या होता है 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर आ जाता है। 23 सितंबर को भी वही होता है कि दोनों गोलार्धों में जो दिन रात होते हैं वो समान देखने को मिलते हैं। आगे के बाद में ये 3 महीने बाद 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री को अब वापस यहाँ पे कब आ गए थे हम, 23 सितंबर को, कब आ गए 23 सितंबर को। अब 23 सितंबर से फिर +3 करने हैं, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो अब कब आ जाएंगे हम 22 दिसंबर को, कब आ जाएंगे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हम दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं और जो सूर्य होता है फिर वो स्थिति में जून से यहाँ से चला, सितंबर में वापस भूमध्य रेखा पर आ गया, सितंबर से फिर चला, 3 महीने में 22 दिसंबर को कहाँ पर आ गया, मकर रेखा कर। और मकर रेखा पर आने के बाद में इसका प्रकाश कहाँ देखने को मिलता है, मकर रेखा पर देखने को मिलता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में इसका विपरीत हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। तो समझ में आया, 21, 23, 22 याद रखना, मार्च में 3 जोड़े जून में 3 जोड़े सितंबर में 3 जोड़े दिसंबर। तो जो सूर्य है वो कर्क रेखा से मकर रेखा तक क्या कर रहा है, घूम रहा है, यानी कि यहाँ से चलता है यहाँ पहुँचता है, यहाँ से चलता है यहाँ पहुँचता है, सिर्फ इतना घूम रहा है। क्यों, अब ऐसे क्यों घूम रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमारी 66.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो दोनों ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाता। बीच बीच का जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो 23.5 तक इधर दिखता है और 23.5 तक नीचे दिखता है, तो दोनों ध्रुव क्या होते हैं, नहीं दिखाई देते, दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहां पर प्रकाश नहीं होता। अब इस स्थिति में क्या होता है, जैसे कर्क रेखा पर चमकेगा तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव में क्या हो जाएंगे, दिन देखने को मिलते हैं। कर्क रेखा पर चमकेगा, जब कर्क रेखा पर यहाँ पर चमकेगा तो उसकी वजह से जो प्रकाश है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब जब मकर रेखा पर ये स्थिति सेम होती है तो हमें क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये दिन देखने को मिलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कौन से वाले में, इस वाले क्षेत्र में 23.5 डिग्री के बाद वाले क्षेत्र में 66.5 से लेकर के 90 तक, ये तो दोनों जो ध्रुव हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ पर एस्किमो जनजाति देखने को मिलती है जो अपने बर्फ के घर का निर्माण करती है, जिन्हें इग्लू के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल ये समझना, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, 3 महीने प्लस करते 21 जून को ऊपर चला जाएगा, कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, 3 महीने फिर प्लस करने के बाद में 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पुनः वापस आ जाएगा, 3 महीने फिर प्लस करते ही 22 दिसंबर को मकर रेखा पर वापस आ जाएगा। ये तो थी हमारे जो सूर्य इन दोनों कर्क रेखा से मकर रेखा का जो क्षेत्र कवर करता है या जो चक्कर लगाता है, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर लिया। अब इनको और अच्छे तरीके से देखते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जो कक्षाएं दी जा रही हैं आप उनको परिपूर्ण तरीके से अगर एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पुनः इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है, उसमें आपको अपने आप ये चीज़ें आराम से समझ आ जाएंगी। सूर्य कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक। देखा हमने 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। मार्च में हमने 3 महीने प्लस किए तो क्या आया, जून में 3 महीने प्लस किए सितंबर में 3 महीने प्लस किए दिसंबर। याद रखना 21, 22, 23, कितना याद रखना है, 21, 22, 23, या ऐसे रख लो आप 22, 23, 21, 22, 23, 21 और 21, 22, 23, ये याद हो जाएगा आपको आसानी से। 21 जून को
कर्क रेखा पर, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर और 23 सितंबर को पुनः भूमध्य रेखा पर। ये हमारा सूर्य क्या कर रहा है, निरंतर घूम रहा है। 22 दिसंबर से आते ही फिर पुनः क्या हो जाता है, दिसंबर से फिर पुनः चलेगा, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में फिर पुनः कहाँ पहुंच जाएगा, भूमध्य पर। मार्च के बाद में 3 महीने बाद जून में फिर यहाँ पे। तो ये जो पृथ्वी जो सूर्य है वो क्या हो रहा है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक का अपना सफर या जो अपनी दूरी है उसे उसका निरंतर उस पथ पर चल रहा है। यानी कि जो पृथ्वी है उसके कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है उसमें ये अपना निरंतर जो उसकी चाल है वो चलती रहती है 3-3 महीने के गैप के अंतराल में। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे और चलते हैं। 21 मार्च, अब हम पढ़ेंगे 21 मार्च को जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा पड़ा था, उस स्थिति में क्या हुआ था। जब 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा सूर्य सीधा चमकता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात समान होते हैं। जब यहाँ पर सीधा चमकेगा तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, इसमें जो दिन और रात होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर पड़ रहा है तो इधर भी दिन समान होगा, इधर भी दिन समान होगा, इधर भी रात समान होगी, इधर भी रात समान होगी। इसे बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है 21 मार्च को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य कब चमकता है, 21 मार्च को। इसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बसंत विषुव के नाम से। इस स्थिति में सूर्य जो दिन रात होते हैं उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये तो कौन सा हो गया हमारा 21 मार्च का। अब 21 मार्च के बाद में चलते हैं हम 23 सितंबर, क्योंकि 23 सितंबर को भी हमने देखा था कि जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। 23 सितंबर को क्या होता है कि इसे शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में सापेक्षिक दृष्टि से दिन रात समान होते हैं। अभी हमने पढ़ लिया था कि जो दिन रात हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इसे शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च को बसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं हम। अब हम कर्क रेखा पर ले जाएंगे सूर्य को। कहाँ ले जाएंगे, कर्क रेखा पर। ये कब पहुंचेगा, यहाँ से लेकर के मार्च से 3 महीने प्लस करने के बाद में 21 जून को कहाँ पहुंच जाएगा, कर्क रेखा पर। यह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जब यहाँ पर चमकेगा तो जो दिन होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। लेकिन किसका, उत्तरी गोलार्ध का। किसका, उत्तरी गोलार्ध का जो दिन होगा वो कब होगा सबसे बड़ा, 21 जून को। जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्थिति में दिन सबसे बड़ा होता है लेकिन जो रात होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है कब, 21 जून को। अब दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा दिन होता है। जब इधर दिन बड़ा हो गया तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन तो क्या होगा, छोटा, दिन तो क्या होगा, छोटा, लेकिन जो रात होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि रात उधर क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो रात सबसे बड़ी होगी। क्वेश्चन पूछेगा वो, जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में उस दिन दिन होता है सबसे बड़ा या छोटा, तो क्या होता है, सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत हो जाता है, जो दिन होता है वो सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। ये तो हो गई हमारी 3 तिथियां। कौन कौन सी, 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर दोनों टाइम सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात की सापेक्षिक दृष्टि से दिन रात समान देखने को मिलते हैं। एक को हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं, दूसरे को शरद विषुव के नाम से जानते हैं। इसे हम कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्क संक्रांति। किस नाम से जानते हैं, कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में एक तिथि और बचती है, 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा से नीचे की ओर चलेगा, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 22 दिसंबर को कहाँ जाता है, ये आ जाता है मकर रेखा पर, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति के नाम से। उसे हम जानते हैं कर्क संक्रांति के नाम से। जब मकर रेखा पे आएगा तो उसे मकर संक्रांति के नाम से। मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अब यहाँ पर चमकेगा तो जो दिन होगा वो क्या होगा, दिन
सबसे बड़ा होगा, दिन सबसे बड़ा होगा और रात क्या होगी, सबसे छोटी। जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। अब इसके विपरीत हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा कि जो दिन है वो तो क्या हो जाएगा, छोटा। क्या हो जाएगा, छोटा। और जो रात है वो क्या हो जाएगी, बड़ी। याद रखना, जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उस स्थिति को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और इसमें उत्तरी गोलार्ध में जो दिन है वो छोटा होता है, रात बड़ी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटी रात 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात होती है। यहाँ पर ये दिसंबर आपको समझ में आ गया होगा। ये तो थी हमारी जो सूर्य था उसकी मकर रेखा से कर्क रेखा तक के जो परिक्रमा पत्ता, जो हमारी पृथ्वी पर सूर्य चमकता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक, उसकी जो तिथियां थी हमने उसके बारे में अध्ययन कर लिया। ये तो थी कुछ तिथियां। अब आगे चलते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ में। वो है पृथ्वी का झुकाव। अब ये जो सूर्य है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही क्यों चल रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो कितना झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। आज हम उसी पृथ्वी के झुकाव को भी जानते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से जो अपना अक्ष है पृथ्वी का अक्ष है, भूमध्य रेखा से और पृथ्वी की अक्ष कितनी झुकी हुई है, अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये तो भूमध्य रेखा है और इसे हम कक्षा तल के नाम से जानते हैं। कक्षा तल और अक्ष कितनी डिग्री झुकी हुए हैं, 66.5 डिग्री झुके हुए हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी ऐसे सीधी ना होकर के ऐसे झुकी हुई है, यानी पृथ्वी जैसे ये पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी ऐसे सीधी ना होकर के क्या हो रही है, ऐसे टेढ़ी, यानी कि ये पृथ्वी ये सीधे 90 डिग्री पर, ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी क्या हुई है, 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे फिर लंब, कि जो पृथ्वी है वो कक्षा तल और लंब के मध्य तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब हम कक्षा तल और लंब को देखेंगे तो कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। लेकिन अक्ष और लंब के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 23.5 डिग्री का। अब इनको और अच्छे से जानते हैं। प्रत्येक अक्ष कक्षा तल से लंब कितना झुका हुआ है, कक्षा तल पर लंब है उसके मध्य कितने कोण देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कक्षा तल और लंब को। ये भूमध्य रेखा, इस पर जो लंब है कक्षा तल और लंब के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, कक्षा तल और लंब के मध्य 90 डिग्री का कोण मिलता है। कक्षा तल लंब दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण देखने को मिलता है। आगे ये अक्ष हमने अभी देखा, अक्ष कक्षा तल से कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। कक्षा तल और अक्ष के मध्य 66.5 डिग्री का कोण बनता है। पुनः बना देता हूं मैं थोड़ा सा। पृथ्वी, भूमध्य रेखा, ये लंब, ये अक्ष। लंब पर कक्षा तल के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। लेकिन अक्ष और कक्षा तल के मध्य कितने का बनेगा, 66.5 डिग्री का। अब ये अक्ष और ये लंब, अक्ष और लंब के मध्य कितने का बनता है, 23.5 डिग्री का। कितने का बनता है, 23.5 डिग्री का। ये आपको समझ में आया होगा। जब पूछे कक्षा तल और लंब पर 90 डिग्री, कक्षा तल और अक्ष पर 66.5 डिग्री, अक्ष और लंब के मध्य 23.5 डिग्री का कोण बनता है। यही है कि जो अक्ष, अब जैसे देखा हमने, ये भूमध्य रेखा है और ये अक्ष है, इसके मध्य 66 डिग्री का लंब और कक्षा तल, लंब और कक्षा तल के मध्य देखो ये लंब, ठीक है, ये कक्षा तल, इसके मध्य कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये हो गया ये वाला लंब और कक्षा तल वाला। अब अक्ष और कक्षा तल, ये हमारा अक्ष और ये हमारा कक्षा तल, इसके मध्य कितने डिग्री का हो गया, 66.5 डिग्री का कोण हो गया। अक्ष
और कक्षा तल के मध्य कितने का होगा 66.5 डिग्री का। अब हमारे पास में कौन से बचे हुए हैं, अक्ष और लंब के मध्य, अक्ष और लंब के मध्य, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण देखने को मिलता है। तो ये तो है हमारी कक्षा तल, सॉरी ये हमारा लंब है और ये है हमारी कक्षा तल। अब इन दोनों के मध्य कौन सा कोण देखने को मिलता है, तो वो मिलता है हमें 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री। ये तो है हमारा लंब और ये है अक्ष। पूछा जाता है अक्ष और लंब के मध्य 23.5 डिग्री, अक्ष और कक्षा तल के मध्य 66.5 डिग्री, लंब और कक्षा तल के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी की गतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिभ्रमण गति वह होती है जिसके अंदर पृथ्वी अपने अक्ष पर स्वयं चक्कर लगा रही होती है, दिन रात का बनना होता है, ध्रुवों पर चपटी होती है और समुद्री ज्वार का आना इसमें होता है। उसके बाद में पढ़ा था हमने परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति में हमने देखा था कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इसके प्रभाव हैं कि इसमें ऋतुओं का बनना होता है और ऋतुएं बनती हैं और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का निर्माण भी होता है, और इसमें अपसौर उपसौर भी देखने को मिलता है। किसके अंदर, परिक्रमण के बारे में हमने परिक्रमण और परिभ्रमण को दोनों को विस्तार से पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में देखा था। तो महत्वपूर्ण तिथियों में हमने सबसे पहले देखा था भूमध्य डिग्री पर कब, 21 मार्च को। कब देखा था, 21 मार्च को सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के दिन हमेशा दोनों सापेक्षिक दृष्टि से समान होते हैं। अब यहाँ से मार्च से लेकर के अप्रैल मई जून में पहुँच जाता है सूर्य ऊपर। जून में जैसे ही सूर्य ऊपर पहुँचता है तो कब पहुँचता है, 21 जून को। उस टाइम क्या होता है, 23.5 डिग्री पर क्या होता है, सीधा चमकता है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है। अब जून के बाद में वापस 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पर आ जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को पुनः भूमध्य रेखा पर आता है। दोनों गोलार्धों में दिन रात हमें समान देखने को मिलते हैं। फिर वापस सफर तय करेगा यहाँ तक आने में 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को कहाँ पर आ जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं और इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। यहाँ पर जब आता है तो इस स्थिति में कहा जाता है बसंत विषुव, इसमें कहा जाता है शरद विषुव, और इसमें कर्क संक्रांति, इसमें मकर संक्रांति। जब 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो इस स्थिति में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत हो जाता है। जब सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटा दिन होगा, जब सबसे छोटी रात है तो सबसे बड़ी रात होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था जो पृथ्वी है उसके मध्य जो कोण बनते हैं उनके बारे में। ये कक्षा तल अक्ष के मध्य 66.5 डिग्री का और लंब के मध्य और कक्षा तल के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। और इन दोनों के मध्य यानी कि अक्ष और लंब के मध्य कितने का बनता है, 23.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। हमने पहले ही पढ़ लिया था हमारी पृथ्वी है 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यहाँ तक हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। ये तो थी हमारी आज पृथ्वी की गतियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर इस बीच कोई त्रुटि हो जाती है तो मानवीय स्वभाव है कि कुछ अगर इसमें त्रुटि हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि हम उनको अगली कक्षा के अंदर आपको बता देंगे। हालांकि इन वीडियोस को फिर से देख लिया जाता है टेक्निकल टीम के द्वारा, अगर कोई इशू रहता है तो अगली कक्षा में बता दिया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त रहिए और निरंतर अपनी मेहनत को जारी रखिए। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पृथ्वी की गतियाँ। बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, और अब आगे की सीरीज में हम एक नया टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का जो परिश्रम है वो रंग लेके आए, आपके घर वालों के सपने साकार हों। इसी के साथ आज के लिए मैं यहीं विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल नई कक्षा के साथ में। जय हिंद, जय भारत।